रहे हैं? जी सर। हेलो, जी सर सुन रहे हैं। मेरी आवाज आप सब सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यस सर। नहीं मिलेगा तो रुक क्यों रहा है ना? नहीं मिलेगा, रुक क्यों रहा है? नहीं मिलेगा रुको अनम्यूट करते हैं। हेलो, देखो छोटा बच्चा बोल रहा है। जब भारत शुरू हो गया, जब 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 भारत शुरू हो गया, टीवी खोलो, भारत शुरू हो गया, टीवी खोलो, भारत शुरू हो गया। महाभारत सुनना ही है, देखना ही है। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि कल आपको पता है श्रृंगार रस रस को हम जो बता रहे थे कि 11 प्रकार के रस होते हैं, उसमें पहला था श्रृंगार रस। आप अपने माइक को म्यूट कर ले। आप अपने माइक को म्यूट कर ले। इसमें पहला था श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, फिर वीर रस, रौद्र रस, फिर भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। उसके बाद है शांत रस और वात्सल्य रस और भक्ति रस, यानी कि रस 11 होते हैं। आइए आज जो हम देखते हैं, आज सबसे पहले देखेंगे कि बच्चों को कविता में रुचि उत्पन्न करने के साधन क्या है, या कविता में रुचि जागृत करना, कैसे हम रुचि जगा सकते हैं। किसी कार्य करने के लिए, उसके अच्छे परिणाम के लिए रुचि का होना अनिवार्य है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों की काव्य में यानी कविता में रुचि उत्पन्न करने के लिए हम किन किन साधनों का अपना सकते हैं। कविता का मानव मन व हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वह मानव मन को झंझकृत करती है। अपनी संगीतात्मकता के कारण निम्नलिखित साधनों से हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रभावशाली पठन, दूसरा है कविता कंठस्थ करना, फिर तीसरा है कविता संग्रह, चौथा पॉइंट है कविता जयंती, फिर पांचवा है कवि दरबार, छठा पॉइंट है कवि समादर और सातवां है कवि गोष्ठी, आठवां पॉइंट है कवि सम्मेलन, जबकि नौवां है कविता प्रतियोगिता और 10वां है विभिन्न अवसर पर कविता पाठ। यानी कि आइए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्रभावशाली पठन। प्रभावशाली पठन, प्रभावशाली का अर्थ होता है प्रभाव वाला, जबकि पठन का अर्थ होता है पढ़ने की क्रिया या पढ़ना। कविता का श्रव्य है। जितना आनंद कविता का श्रवण से किया जा सकता है, मतलब जितना आनंद कविता के सुनने के माध्यम से किया जा सकता है, उतना किसी अन्य साधन से नहीं, बशर्ते कविता का प्रभावशाली पठन किया जाए। अध्यापक का कंठ भी पठन के उपयुक्त हो, यानी कि अध्यापक का कंठ भी पढ़ने के लिए ठीक हो। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, अर्थात
अध्यापक का कंठ भी पढ़ने के लिए ठीक हो तो सोने में सुहागा है। यानी कि सोने में सुहागा का अर्थ होता है कि किसी भी श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि होना, ये सोने में सुहाग का अर्थ होता है। प्रभावशाली एवं सस्वर पठन यानी कि स्वर सहित पठन से छात्रों की काव्य में यानी कविता में अभिरुचि जागृत होती है। यानी प्रभावशाली पठन के द्वारा हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। दूसरा है कविता कंठस्थ करना। कंठस्थ का अर्थ मतलब याद रखना। अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक कविताएं कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करे। यानी अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को अधिक से अधिक कविताएं याद करने के लिए प्रेरित करे। बच्चे कंठस्थ कविताओं के सहारे यानी कि याद किए हुए कविताओं के सहारे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने में सफल होते हैं तो उन्हें प्रसन्नता होती है, तो उन्हें खुशी होती है और उन्हें अधिक कविताएं यानी कि बालकों को और अधिक कविताएं कंठस्थ यानी कि याद करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो कविता कंठस्थ के द्वारा भी हम बच्चों में कविता यानी कि छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। तो यह दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है कविता संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, एकत्र करना, संकलन। बच्चों की कविता में रुचि जागृत करने का एक अन्य उपाय है कविताओं का संग्रह करना यानी कि कविताओं का जमा करना, कविताओं को एकत्र करना, कविताओं को संकलन करना। बच्चों में कविता संग्रह की भाव पैदा होगी यानी कि बच्चों में कविता एकत्र करने की भावना पैदा होगी, तभी साहित्य से जुड़ी सामाजिक यानी कि समाज से संबंधित, ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से संबंधित, पौराणिक का अर्थ होता है जिसका उल्लेख पुराण में हुआ हो, नैतिकता यानी कि सही गलत के बारे में सीख सकेंगे। तो कविता संग्रह के द्वारा भी हम छात्रों के में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह यह तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कविता जयंती। हिंदी अध्यापक को चाहिए कि वह अपने विद्यालय कार्यक्रमों में कवि जयंती का आयोजन कर कवि जीवन पर प्रकाश डालकर साहित्य से बच्चों को रूबरू करवा सकता है। यानी कि हिंदी अध्यापक को चाहिए कि अपने विद्यालय में यानी कि कार्यक्रम मतलब किए जाने वाले सूची या कार्यक्रम बनाने में कवि जयंती का आयोजन कर कवि के जीवन पर प्रकाश डालकर साहित्य से बच्चों को रूबरू करवा सकता है। तो यह भी कवि जयंती से हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। तो यह चौथा पॉइंट है। फिर पांचवा है कवि दरबार। दरबार का अर्थ होता है राज्यसभा। अतीत को यानी कि बीता हुआ, अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ, वर्तमान में उपस्थित करने का यानी तथा छात्रों का कविता में रुझान पैदा करने की यह अच्छी विधि है। रुझान का अर्थ होता है झुकाव यानी अतीत यानी कि बीते हुए को वर्तमान में उपस्थित करने के तथा छात्रों का कविता में रुझान पैदा करने की यह अच्छी विधि है।
कि विद्यालय में कवि दरबार यानी कि कवि राजसभा आयोजित किया जाए। छात्र किसी युग विशेष की कवि की वेशभूषा से सुसज्जित, सुसज्जित का अर्थ होता है अच्छी तरह से सजाया हुआ, अच्छी तरह से तैयार होकर अभिनय के साथ उनकी रचनाओं को पढ़कर सुनाए। तो इस प्रकार यानी अतीत को यानी कि बीते हुए को वर्तमान में उपस्थित करने का और छात्रों का कविता में रुझान यानी कि मन का झुकाव पैदा करने की यह एक अच्छी विधि है। विद्यालय में कवि दरबार यानी कि कवि राजसभा का आयोजन किया जाए। छात्र किसी युग विशेष की कवियों की वेशभूषा से सुसज्जित यानी कि अच्छी तरह से तैयार हुआ या अच्छी तरह से सजाया हुआ अभिनय के साथ उनकी रचनाओं को पढ़कर सुनाए। तो कवि दरबार के द्वारा भी हम कविताओं में छात्रों की रुचि हम जगा सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है कवि समादर। समादर का अर्थ होता है सत्कार, प्रतिष्ठा, यानी कि समय समय पर आसपास के कवियों को आमंत्रित करके आसपास के यानी समय समय पर आसपास के कवियों को बुलाकर कवियों का आदर करना यानी कि सम्मान करना, इज्जत करना, सत्कार करना, कविता में रुचि पैदा करने का एक अन्य तरीका यह भी है। तो कवि समादर के द्वारा भी हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह छठा पॉइंट है। फिर सातवां पॉइंट है कवि गोष्ठी। गोष्ठी का अर्थ होता है मित्र मंडली या औपचारिक बैठक। स्कूलों में साहित्य परिषदों द्वारा कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। इसमें छात्र कवियों की जीवनी एवं उनकी विशेषताओं का ही वर्णन करें, यानी कि इसमें जो है छात्र कवियों की सिर्फ जीवनी और उनकी विशेषताओं का ही वर्णन करें। तो कवि गोष्ठी के द्वारा भी हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं कवि गोष्ठी के द्वारा। फिर आठवां पॉइंट है कवि सम्मेलन। सम्मेलन का अर्थ होता है सभा, यानी कि कवि सम्मेलनों का आयोजन ही कविता में रुचि जागृत करने में सफल होते हैं। इन कवि सम्मेलनों में, इन कवि सभाओं में नगर विशेष के कवि बुलाए या जिले के कवि बुलाए या प्रांत के कवि बुलाए, यह विद्यालय पर निर्भर करता है कि कहाँ से कवि को बुलाए, चाहे वह नगर विशेष के कवि बुलाए या जिले के कवि बुलाए या प्रांत के कवि बुलाए, यह विद्यालय पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार कवि सम्मेलन के द्वारा भी हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। फिर नामा पॉइंट है कविता प्रतियोगिता। कविता में रुचि जागृत करने का यह अच्छा माध्यम है कविता प्रतियोगिता, यानी विद्यालय में साहित्यिक कार्यक्रमों के तहत कविता प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। यह प्रतियोगिता निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, निम्न प्रकार से आयोजित की जा सकती है। जैसे पहला है निश्चित विषय पर कविता पठन, दूसरा है अंताक्षरी, यानी कि अंताक्षरी का अर्थ होता है कि कविता के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला अक्षर लेकर छंद बनाना, उनसे भी कविता प्रतियोगिता की जा सकती है। फिर तीसरा है सुभाषित प्रतियोगिता, यानी कि सुंदर भाषण करने वाला या अच्छे ढंग से कहा हुआ
इसके द्वारा भी सुभाषित प्रतियोगिता के द्वारा भी हम जो है कविता प्रतियोगिता कर सकते हैं। तो इस प्रकार कविता प्रतियोगिता भी जो है इसके द्वारा कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट है विभिन्न अवसरों पर कविता पाठ। विद्यालय में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जैसे किसी महापुरुष का जन्मदिन, कोई त्योहार आदि। ऐसे अवसरों पर कविताओं का सस्वर पाठ यानी स्वर सहित पाठ आयोजित जा सकती है। इस प्रकार यानी कि विभिन्न अवसरों पर कविता पाठ के द्वारा हम कविता में छात्रों की रुचि जागृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार कविता में अभिरुचि जागृत करने का जो ये 10 पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट था प्रभावशाली पठन, दूसरा था कविता कंठस्थ करना, फिर तीसरा था कविता संग्रह, फिर चौथा है कविता जयंती, पांचवा है कवि दरबार और छठा है कवि समादर, फिर सातवां है कवि गोष्ठी और आठवां था कवि सम्मेलन और नौवां था कवि प्रतियोगिता, जबकि 10वां है विभिन्न अवसरों पर कविता पाठ। तो इस प्रकार यानी कि कविता में अभिरुचि जागृत करना इस प्रकार से हम कर सकते हैं। उसके बाद है कविता शिक्षण की प्रक्रिया या सोपान। यानी कविता शिक्षण की प्रक्रिया या सोपान क्या क्या है, जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उद्देश्य कथन, फिर तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है अनुकरण वाचन, पांचवा है आत्मीकरण यानी कि व्याख्या और विचार विश्लेषण, छठा है पुनः सस्वर पाठ, सातवां है केंद्रीय भाव प्रश्न, जबकि आठवां है सौंदर्य अनुभूति और नौवां है रचनात्मक कार्य यानी कि गृह कार्य। आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रस्तावना। समान भाव वाले समान भाव वाले किसी कवि की पंक्ति यानी कि समान विचार वाले किसी कवि की पंक्ति, चित्र या 4-5 सरल प्रश्न यानी कि 4-5 आसान प्रश्न अथवा रोचक प्रसंग। रोचक का अर्थ होता है मनोरंजक या प्रिय, जबकि प्रसंग का अर्थ होता है संबंध या लगाव, यानी कि मनोरंजक लगाव संबंधी द्वारा, मनोरंजक लगाव के द्वारा कविता शिक्षण की प्रस्तावना तैयार की जाती है। यानी कि समान भाव वाले यानी कि समान विचार वाले किसी कवि की पंक्ति या चित्र, 4-5 सरल प्रश्न अथवा रोचक यानी कि मनोरंजक, प्रसंग मतलब संबंधी, मनोरंजक संबंधी के द्वारा, मनोरंजक लगाव के द्वारा कविता शिक्षण की प्रस्तावना तैयार की जाती है। इस प्रकार कविता शिक्षण की प्रक्रिया का पहला सोपान प्रस्तावना ही है। दूसरा है उद्देश्य कथन। इसका अर्थ होता है संकेत किए जाने योग्य, कथन का अर्थ होता है कहना। पूर्व ज्ञान, पूर्व
ज्ञान का अर्थ होता है पहले का ज्ञान, नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान, यानी कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए शिक्षक उद्देश्य कथन के माध्यम से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करता है। तो यह उद्देश्य कथन कविता शिक्षण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है, उद्देश्य कथन। कौची होता माई? माई आप अपने माइक को जो है म्यूट कर ले। फिर तीसरा है प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ, आदर्श का मतलब श्रेष्ठतम, आदर्श पाठ शिक्षक को कक्षा के स्तर अनुकूल यानी कि स्तर के अनुकूल हाव भाव, लय तथा आवश्यकता अनुसार अंग संचालन से कविता का पाठ करना उपयुक्त होता है, यानी कि अंग संचालन से कविता का पाठ करना उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। तो इस प्रकार प्रस्तुतिकरण कविता शिक्षण की प्रक्रिया का दूसरा सोपान है, प्रस्तुतिकरण। फिर तीसरा है फिर चौथा है अनुकरण वाचन। अनुकरण का अर्थ होता है अनुसरण या नकल। अपने द्वारा पढ़ाए गए पाठ को शिक्षक छात्रों के एक यानी अकेला, एकल का अर्थ अकेला, अथवा समवेत रूप यानी कि सामूहिक रूप से अनुकरण वाचन करवाते हैं। उच्चारण के दौरान किए गए अशुद्ध शब्द यानी कि बोलने के दौरान किए गए अशुद्ध शब्दों को श्याम पर लिखकर उसे शुद्ध रूप से उच्चारित कराए। तो इस प्रकार अनुकरण वाचन के द्वारा भी कविता शिक्षण की यह प्रक्रिया जो है यह चौथा है। फिर पांचवा है आत्मीकरण। कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण और भाव ग्रहण करने हेतु विस्तृत व्याख्या की जाती है, यानी कि कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण और भाव यानी कि विचार ग्रहण करने हेतु विस्तृत व्याख्या की जाती है। तो यह भी आत्मीकरण कविता शिक्षण की प्रक्रिया का यह एक सोपान है। फिर छठा है पुनः सस्वर पाठ। पुनः मतलब दोबारा, सस्वर मतलब स्वर सहित, पाठ का मतलब पढ़ना। एक बार भाव ग्रहण करने के यानी कि एक बार विचार ग्रहण करने के बाद कविता पाठ यानी कि कविता पढ़ने विद्यार्थियों के लिए और भी आनंदपूर्ण हो जाता है। अतः शिक्षक द्वारा समझाए जाने पर एक बार फिर कविता का सस्वर यानी कि स्वर सहित वाचन कराया जाता है। इसे पुनः सस्वर वाचन कहते हैं। तो पुनः सस्वर वाचन, सस्वर पाठ कविता शिक्षण की प्रक्रिया का यह छठा सोपान है। फिर अगला है केंद्रीय भाव प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कविता के केंद्रीय भाव निकलवाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कविता के केंद्रीय विचार को, भाव का मतलब विचार, केंद्रीय विचार को निकलवाया जाता है। तो इस प्रकार केंद्रीय भाव प्रश्न भी कविता शिक्षण की प्रक्रिया का यह सातवां सोपान है। फिर आठवां है सौंदर्य अनुभूति, यानी कि सुंदरता का अनुभव करना। यह सोपान छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि यह जो सोपान है यह छोटी कक्षाओं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि
इसमें कविता के भाव संदर्भ, इसमें कविता के भाव विचार, यानी इसमें कविता के विचार सौंदर्य को अनुभूत कर अन्य कविताओं के भाव, यानी अन्य कविताओं के विचार, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता या खूबसूरती, से उसकी तुलना करनी होती है। तो इस प्रकार सौंदर्य अनुभूति भी कविता शिक्षण की प्रक्रिया का या 8वां सोपान है। फिर 9वां है रचनात्मक कार्य। गृह कार्य देते समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि छोटी कक्षाओं में लिखित की अपेक्षा, यानी कि लिखने की अपेक्षा, छोटी कक्षाओं में लिखने की अपेक्षा मौखिक यानी कि बोलने का कार्य ज्यादा उपयुक्त होता है, ज्यादा ठीक होता है। तो इस प्रकार कविता शिक्षण की प्रक्रिया का यह जो 9 सोपान है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अनुकरण वाचन, आत्मीकरण, पुनः सस्वर पाठ, केंद्रीय भाव प्रश्न, फिर था सौंदर्य अनुभूति और 9वां था रचनात्मक कार्य। तो इस प्रकार ये कंप्लीट है। उसके बाद मुख्य देख लेते हैं, जैसे कि प्रभावशाली। प्रभावशाली का अर्थ होता है प्रभाव वाला। पठन का मतलब पढ़ने की क्रिया या पढ़ना। सोने में सुहागा का अर्थ होता है जैसे किसी भी श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि होना। कंठस्थ मतलब याद रखना। संग्रह मतलब जमा करना, एकत्र करना, संकलन। पौराणिक का अर्थ होता है जिसका उल्लेख पुराण में हुआ हो। कार्यक्रमों यानी कि किए गए शब्दों की सूची। दरबार का अर्थ होता है राजसभा। अतीत मतलब बीता हुआ। रुझान, रुझान का अर्थ होता है झुकाव या मन की रुझान। सुसर्जित यानी कि सुसज्जित का अर्थ होता है अच्छी तरह सजाया हुआ या तैयार। समादर का अर्थ होता है सत्कार या प्रतिष्ठा। आमंत्रित यानी कि बुलाया हुआ या निमंत्रित या बुलाना। आदर मतलब सम्मान, इज्जत, सत्कार। गोष्ठी का अर्थ होता है मित्र मंडली, औपचारिक बैठक। सम्मेलन मतलब सभा या मेल मिलाप। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर भाषण करने वाला। जबकि अंताक्षरी यहाँ गलत लिखा हुआ है। अंताक्षरी का अर्थ होता है कविता के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला अक्षर लेकर छंद बनाना। फिर इसमें है जैसे कि प्रसंग का अर्थ होता है संबंध या लगाव या अनुराग। रोचक का अर्थ होता है मनोरंजक या प्रिय। कथन मतलब कहना। उद्देश्य का मतलब होता है संकेत किए जाने योग्य। पूर्व ज्ञान का मतलब पहले का ज्ञान। प्रस्तावना मतलब आरंभ करना या प्रस्ताव। आदर्श का मतलब उत्तम। उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक या उपयोग में लाया हुआ। ये उसी तरह पाठ का अर्थ होता है पढ़ने वाले विषय या पढ़ने की क्रिया या पढ़ाई। संचालन का अर्थ होता है परिचालन या नियंत्रण। अनुकरण यानी कि अनुसरण या नकल कह सकते हैं। वाचन का अर्थ होता है पठन, पढ़ना, कहना, बताना। एकल मतलब अकेला। समवेत मतलब एकत्र, संचित, सामूहिक भी होता है। सस्वर मतलब स्वर सहित या गाकर। केंद्रीय मतलब केंद्र संबंधी या मध्य भाग का। सौंदर्य अनुभूति मतलब सुंदरता का अनुभव करना। उसके बाद सौंदर्य का अर्थ होता है खूबसूरत या सुंदरता। आइए हम देखते हैं कविता शिक्षण की विशेषताएं। कविता शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें हम 6 लिखे हैं। पहला है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, यानी कि यह कविता के मुख्य उद्देश्य है, किंतु कवि के सत्य विधान के साथ सत्य के समान सत्य नहीं होता, अपितु उसमें कल्पना का भी मिश्रण होता है। तो यह पहली विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम की भावना। दूसरा है भाषा।
कविता की भाषा सरल, मधुर और गाने योग्य होना चाहिए। तो यह कविता शिक्षण की दूसरी विशेषता है, भाषा। फिर तीसरा है संगीतात्मक। संगीत काव्य की, संगीत कविता के हृदय गति होती है। लय, ताल तथा स्वरों के आरोह अवरोह यानी कि स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण ही कविता के भाव उमड़ कर आते हैं। तो इस प्रकार रस संगीतात्मक भी कविता शिक्षण की एक विशेषताएं हैं। फिर चौथा है अनुभूति प्रधानता, यानी कि पद्य अनुभूति में हृदय से उमड़कर कवि की लेखनी से लिखी जाती है। कवि के रचनात्मक भाव को ही पद्य कहते हैं। फिर पांचवा है रसानुभूति। रसानुभूति का अर्थ होता है रस का अनुभव करना। रस तथा काव्य परस्पर आधारित है, एक के बिना दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता है। इसी कारण रसानुभूति को काव्य की आत्मा कहा गया है। तो इस प्रकार रसानुभूति भी कविता शिक्षण की एक विशेषताएं हैं। फिर छठा है अस्थायित्व, यानी कि कविता में अमूल्य तत्व होते हैं। उत्कृष्ट काव्य कृति शायद अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार कविता शिक्षण की विशेषताएं ये 6 पॉइंट हैं। सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना, दूसरा भाषा, तीसरा संगीतात्मक, चौथा अनुभूति प्रधानता, पांचवा रसानुभूति और छठा है अस्थायित्व। तो इस प्रकार अभी तक यानी कि कविता शिक्षण में हम सबसे पहले कविता की भूमिका जाने, फिर कविता का अर्थ, कविता की परिभाषा जाने, जिसमें हम 4 परिभाषा भाषाविद के द्वारा दिए थे। यानी कि पहला श्री शंभुनाथ के अनुसार कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूं। फिर दूसरा था टी.एस. इलियट के अनुसार कविता को अच्छी तरह समझे हुए भी उसका आनंद लिया जा सकता है। उसके बाद आचार्य कुंतक का था कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर कविता को परिभाषित किया है। उसके बाद आचार्य वामन यानी कि रीतिरात्मा काव्य कहकर कविता को परिभाषित किए। फिर उसके बाद था शैल, यानी कि शैल के अनुसार कविता कल्पना की अभिव्यक्ति। ठीक उसके बाद देखें हम कि काव्य के 2 भेद हैं, एक स्वरूप के आधार पर देखें और एक शैली के आधार पर हम देखें। स्वरूप के आधार पर काव्य के 2 भेद, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य के 2 भेद, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। फिर प्रबंध काव्य को भी हम 2 भाग में बांटे, एक महाकाव्य और एक खंड काव्य। फिर काव्य का जो दूसरा भेद था शैली के आधार पर, जिसमें पहला था गद्य काव्य, दूसरा था पद्य काव्य और तीसरा था चंपू काव्य। उसके ठीक बाद कविता शिक्षण की विधियां हम जाने, जिसमें 9 विधि था। पहला गीत प्रणाली विधि, दूसरा अभिनय प्रणाली विधि, फिर तीसरा था व्याख्या प्रणाली विधि, चौथा था व्यास प्रणाली विधि, फिर पांचवा था तुलना प्रणाली विधि, छठा समीक्षा प्रणाली विधि और सातवां था रसास्वादन प्रणाली और आठवां था खंडान्वय प्रणाली या प्रश्नोत्तर विधि और 9वां था शब्दार्थ प्रणाली। ठीक उसके बाद प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने व बोलने की क्षमताओं का विकास, या कक्षा में सुनने व बोलने के कौन कौन से मौके हैं उन्हें उदाहरण द्वारा समझाएं, अथवा बच्चों में सुनने व बोलने के कौशल के विकास से संबंधित कार्यकलापों का वर्णन करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको 6 पॉइंट बताया। पहला था बाल गीत या कविता सुनाना, दूसरा था चित्रों पर चर्चा करवाना और तीसरा था दिए गए शब्दों पर कहानियां सुनाना और फिर चौथा था
नाटक या रोल प्ले करवाना। 5वां था अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। जबकि 6ठा था कहानी सुनाना व उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। ठीक, उसके बाद हम मुख्य शब्द देखे थे। फिर कविता शिक्षण के उद्देश्य भी हम बता चुके हैं, जिसमें 9 उद्देश्य था। अभी कविता में अभिरुचि जागृत करने में मैंने आपको 10 पॉइंट बताया। प्रभावशाली पठन, कविता कंठस्थ करना, कविता संग्रह, कवि जयंती, कवि दरबार, कवि समादर, कवि गोष्ठी, उसके बाद कवि सम्मेलन, कविता प्रतियोगिता जिसमें 3 पॉइंट था, निश्चित विषय पर कविता पठन, दूसरा अंत्याक्षरी, तीसरा सुभाषित प्रतियोगिता और 10वां पॉइंट था विभिन्न अवसर पर कविता पाठ। ठीक, उसके बाद कविता शिक्षण की प्रक्रिया यानी सोपान देखे, जिसमें 9 पॉइंट था, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, अनुकरण वाचन, हाँ, फिर था आत्मीकरण, पुनः सस्वर पाठ और 7वां था केंद्रीय भाव प्रश्न, सौंदर्यानुभूति और 9वां था रचनात्मक कार्य। ठीक, उसके बाद कविता शिक्षण की विशेषता जाने, जो आप देख रहे हैं 6 विशेषता हैं। तो इस प्रकार से कविता शिक्षण से संबंधित जो है आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं। आइए हम यानी कि कहानी शिक्षण से संबंधित, कहानी शिक्षण क्या है, तो कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। कहानी शिक्षण से कथा किस्सों का इतिहास भारतीय परंपरा में बहुत पुराना है। हितो उपदेश की कथाओं और बैताली पचीसी जैसी कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में नीति, नैतिकता और आदर्श की शिक्षाएं दी जा रही हैं। कहानी के रूप में साहित्य की जिस विधा का हम अध्ययन करते हैं वह पाश्चात्य साहित्य के माध्यम से हिंदी साहित्य में आई। जिस तरह भारत की रुई विदेश में जाती थी और वहां से कपड़ा बनकर भारतीय बाजारों में आया करता था,